हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर देखते हुए लग गया होगा कि आज अपन जो पढ़ने वाले जो यूनिट उस टॉपिक का नाम है नेफ्रॉन। अपन क्या कहते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, मतलब किडनी की सबसे छोटी सी छोटी यूनिट। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं पेरेनकाइमा ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब कि एक्सक्रेटरी सिस्टम की जो पेरेनकाइमा होती है, इट मीन्स सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो दैट इज होती है नेफ्रॉन। जिस प्रकार से नर्वस सिस्टम की जो होती है वो न्यूरॉन होती है, उसी टाइप से अपन पढ़ते हैं आज नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अब होता क्या है, किडनी किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, मतलब कि अपने पास में जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन वेस्ट प्रोडक्ट को छानना, एकदम फिल्ट्रेशन करना, ताकि अपने वेस्ट प्रोडक्ट को जो है उसको बाहर निकालना, ब्लड को फिल्ट्रेट करना। ब्लड को फिल्ट्रेट करने के बाद में जो निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के थ्रू बाहर फॉर्मेशन करना, बाहर निकाल देना। ये काम होता है किडनी का। अब ये जो किडनी होती है वो किडनी अपना जो काम करती है वो इसके थ्रू करवाती है, मतलब कि अपना सारा का सारा काम जो ब्लड को फिल्ट्रेशन करवाने का काम है वो इस नेफ्रॉन के जरिए काम करवाती है। अब नेफ्रॉन क्या काम करता है, तो नेफ्रॉन में वो लास्ट में बोल सकता हूँ कि नेफ्रॉन का जो काम होता है वो क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन करना विद द किसके थ्रू, ब्लड को फिल्ट्रेट करके थ्रू। तो ब्लड को फिल्ट्रेशन किया, उसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको यूरिन के थ्रू बाहर फॉर्मेशन करवा देना, बाहर निकाल देना। तो आज अपन पढ़ेंगे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से, इस जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रॉन जो होता है इसका एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि यहाँ पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कई सारी आर्टेरियोल्स ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, उनको बोला जाता है अपना ग्लोमेरुलर। तो बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला करके बोला जाता है रीनल कैप्सूल। तो मैं बोलूँ नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के दो पार्ट हो गए, एक तो हो जाएगा आपका रीनल कैप्सूल, दूसरा हो जाएगा रीनल ट्यूबुल्स। तो ये जो नेफ्रॉन है इसके दो पार्ट हो गए। एक जो पार्ट ये वाला जो पार्ट है इसको तो बोला जाएगा रीनल कैप्सूल। देन जो बाकी वाला पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रीनल ट्यूबुल्स। तो इसमें होता है क्या, तो जो अपना जो बोमेन कैप्सूल जो होता है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ग्लोमेरुलस को अपने पास में रखकर इस प्रकार से होता है, और ये जो ग्लोमेरुलस इसको अपने पास में जकड़ के रखता है, बल्कि इसको पकड़ के रखता है ताकि इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो इजीली हो। तो इसके अंदर जो वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, टप ऑफ कैपिलरीज होती है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कैपिलरी का बंच होता है, एक जाल होता है कैपिलरीज का। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज का जाल होता है। तो ये कैपिलरी जो थी इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, अफेरेंट आर्ट्रियोल से, मतलब कि वो आर्टरी जो इस बोमेन कैप्सूल के पास ब्लड लेके आएगी उसको तो बोला जाएगा अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। और जो यहाँ से, अब यहाँ पे कैपिलरी होगी, कई सारी ब्रांचेज के अंदर ही ब्रांचेस की फॉर्मेशन करेगी। तो ये जो ब्रांचेस की फॉर्मेशन करेगी उसके बाद में यहाँ से जो ये ब्लड लेके जाएगी उसको बोला जाएगा इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। तो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड को लेके आएगी, देन इफेरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड को वापस लेके जाएगी। तो यहाँ पर जो इसके कई सारे जिस प्रकार ये टफ ऑफ कैपिलरी, मतलब कैपिलरी का एक गुच्छा है जो इस प्रकार से फॉर्मेशन करता है जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। और जो यहाँ पे नीचे जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यहाँ पे इसको ग्लोमेरुलस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ पे क्या होता है वापस फिल्ट्रेशन होता है, तो उसको बोला जाता है बोमेन कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस कैप्सूल और बोमेन कैप्सूल इन दोनों को मिला करके बोला जाता है रीनल कैप्सूल। अब जो रिमेनिंग वाला पार्ट है उसको बोला जाता है रीनल ट्यूबुल्स। तो रिमेनिंग पार्ट में क्या होगा, यहाँ से लेकर के जो ये वाली पार्ट है, जो यहाँ से जो इस प्रकार से जो ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उनको बोला जाता है अपना पीसीटी, मतलब प्रोक्सिसोमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। प्रोक्सिसोमल का होता है पास में, और कॉन्वुलेटेड मतलब कि एक बंच बना देना, कॉन्वुलेटेड बना मतलब एक ब्रांचेस की तरह फॉर्मेशन होकर के यहाँ पे क्या बना लेना है, टप बना देना, तो बंच बना लेना। और ये जो होता है प्रोक्सिसोमल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बोमेन कैप्सूल के पास में। और दूसरा वाला पार्ट होगा यहाँ से जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। तो ये पार्ट हो गया लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट वाला जो यहाँ वाला पार्ट है ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोला जाता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। डिस्टल का अर्थ होगा दूर, मतलब कि बोमेन कैप्सूल से ये स्ट्रक्चर दूर है और ये वाला जो पार्ट है वो पास में, इसीलिए इसको बोला गया प्रोक्सिसोमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब और इसको बोला गया डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। डिस्टल का अर्थ होता है बोमेन कैप्सूल से दूर।
देन जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो हो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये जो पार्ट होते हैं वो सारे ट्यूबुल्स पार्ट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रीनल ट्यूबुल्स। मतलब फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, रीनल कैप्सूल, देन होगा रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल्स में क्या होगा, एक तो प्रोक्सिसोमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, एंड नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, लूप ऑफ हेनले। अब इसी नेफ्रॉन को यूज करके किडनी क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन करवाने का काम करती है, मतलब जो ब्लड है उसको छानने का काम करती है इसी नेफ्रॉन को यूज करके। अब अपने इसकी मैकेनिज्म समझते हैं किस प्रकार से अपना जो फिल्ट्रेशन वगैरह होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो अपना फिल्ट्रेशन जो होता है वो दो प्रोसेस के थ्रू होता है। एक तो होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट अपन पार्ट पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर पार्ट होता है वो यहाँ पर प्रोसेस होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला यहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपना बोमेन कैप्सूल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट, तो टक ऑफ कैपिलरी होती है, मतलब कि कैपिलरी मतलब कि ब्लड को लेके आएगी। अब जो ब्लड को जब लेके आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो तो आप अपेरेंट आर्टिकल्स का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इफेरेंट आर्टिकल्स का, क्योंकि इफेरेंट आर्टिकल्स का जो डायमीटर है वो छोटा है। देखो इसका यहाँ पे इतना सा है, लेकिन इसका यहाँ पे रियल में भी इनका यही होता है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। क्योंकि डायमीटर ज़्यादा होने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो होता है वो आता है, लेकिन निकलता कम है। जब पीछे से फोर्स ज़्यादा होगा और आगे से कम निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। और उस प्रेशर के जनरेट यहाँ से प्रेशर होगा, तो प्रेशर के जरिए जो अपना ब्लड है उसमें से जो पार्ट वगैरह जैसे छन करके वहाँ पे यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे। कहाँ से, ये यहाँ से सन के यहाँ पे आ जाएगी, उसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, प्रेशर के द्वारा अगर ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसकी मैकेनिज्म को मैं यहाँ पे जूम आउट करके बताता हूँ। ये हमने जो जूम पार्ट किया वो यहाँ वाला पार्ट किया, इस एरिया को अपने पहले पूरा यहाँ पे जूम करके बताया। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं, ये आपका ब्लड है। अब यहाँ पे होता है क्या, जैसे इस प्रकार से कैपिलरी, अब इसके अंदर ब्लड है, इस ब्लड को फिल्टर नहीं किया है। अब यहाँ से ये ब्लड क्या होगा, फिल्टर होकर यहाँ पे नीचे आएगा, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आएगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसको जूम करके यहाँ बताया जाए, ये देखो ये आपका क्या है, ब्लड प्लाज्मा, मतलब कि ये आपका ब्लड है, मतलब कि ये वाला पोर्शन हो गया। ये बीच वाला जो हो गया इसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हो गया आपके पोडोसाइट सेल, और ये हो गया आपका वापस ल्यूमेन वाला पार्ट, मतलब ये अंदर वाला पार्ट जहाँ पर ये यूरिन परसेंट होगा। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या होगा, ब्लड आ गया। अब ब्लड आ गया तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा, डायमीटर ज़्यादा, इसलिए ब्लड यहाँ पे ज़्यादा आएगा, लेकिन निकलेगा कम निकलेगा। तो यहाँ पर जब ब्लड ज़्यादा आएगा, ब्लड जब ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। तो ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पोर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि छेद प्रेजेंट होते हैं। इसी छेद के जरिए यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है वो फिल्टर होकर के यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह प्रेजेंट होती है, अब यहाँ से इसके पोर थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू बेसमेंट मेम्ब्रेन के। तो ये जो होती है आपकी एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होगी जो ब्लड वेसल्स की। अब इस एंडोथेलियल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पोर। इस पोर के जरिए यहाँ से क्या होते हैं, आपके ब्लड जो है वो यहाँ से फिल्टर होता है। अब कुछ अमाउंट, अब यहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट जो अपनी बॉडी के लिए असेंशियल है, जो जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, यूरिया है, वाटर है, ग्लूकोज वगैरह सब यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से फिल्टर होकर, क्योंकि इसके पोर बड़े हैं तो यहाँ से फिल्टर होकर के प्रेशर जनरेट होगा, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट किसमें आ जाएंगे, ल्यूमेन में, मतलब इनमें से यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर और जो आएगा उसको क्या बोला जाएगा, फिल्ट्रेट बोला जाएगा। तो इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या आ गए, वाटर आ जाएगा, अपना ग्लूकोज भी आ जाएगा, अमीनो एसिड भी आ जाएगा, यूरिया आएगा, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अपने किडनी जो अपने वेस्ट बनाया जिसको बाहर निकालना, वो भी आ जाएगा। और जो अपनी बॉडी के लिए असेंशियल है, जिसको अपनी बॉडी जरूरी है, वो भी इस फिल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। किसके थ्रू आगे, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू आगे, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का एक्टिवली पैसिवली प्रोसेस नहीं हुआ, ओनली एंड ओनली ब्लड ने अपना प्रेशर पीछे से लगाया। जब ज़्यादा प्रेशर लगा तो यहाँ पर परसेंट थे पोर, इस पोर के थ्रू यहाँ पर जो ब्लड के अंदर परसेंट जो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा है, ये आपका हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा आपकी पोडोसाइट सेल, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका ल्यूमेन। तो इस एंडोथेलियल सेल के जरिए अपना जो प्रोडक्ट था वो अपनी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे इसको आएगा फिल्ट्रेट बोला जाएगा, जिसके अंदर वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन, ये सारे कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए।
लेकिन आप जब इन चीज़ों को देखोगे तो इन चीज़ों के अंदर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी है, जिनको वापस बॉडी के अंदर डालना भी जरूरी है, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गए, ये सारे अपनी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो इनको तो अपन यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल नहीं सकते, तो इनको क्या होता है वापस से अपनी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन करवाया जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट में हो गया आपका क्या, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, देन ये हो जाएगा आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, इन पीसीटी के अंदर होगा। अब इस पीसीटी के अंदर क्या होता है, अब पीसीटी के अंदर अपने क्या क्या पढ़ा, अगर पीसीटी ने रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया, अब इस पीसीटी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट पड़े, फिल्टर जो वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और सारे वेस्ट प्रोडक्ट और असेंशियल प्रोडक्ट भी पड़े। लेकिन अब अगर पीसीटी ने रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया तो ये सारे इस हेले लूप के जरिए डीसीटी के थ्रू, कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू वापस यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए पीसीटी क्या करती है, अपना सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करती है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। इस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि अपना ये हो गया अपनी मेम्ब्रेन पीसीटी, ये पीसीटी यहाँ वाला जो पार्ट है वो मैं जूम आउट करके बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ पे मैंने बताया। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपकी पीसीटी है, ये आपकी पीसीटी होगी, पीसीटी की ये मेम्ब्रेन है, जैसे कि पीसीटी मैंने बनाई है, इसकी ये पीसीटी है और ये पीसीटी का वापस ल्यूमेन है यहाँ पे, तो ये मैंने इसकी पीसीटी बनाई है। तो ये समझना, ये पीसीटी है। इस पीसीटी के अंदर कई सारी सेल वगैरह प्रेजेंट होती है। अब ये जो पीसीटी है, इस पीसीटी की ये वाली, अब इस पीसीटी के चारों तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ये जो अपेरेंट आर्टिकल्स जो आती है, ये अपेरेंट आर्टिकल इसके चारों तरफ क्या बनाती है, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब इस पूरे लपेट के रखती है। जिस प्रकार से एक रस्सी को अपन किसी छड़ी के ऊपर जिस प्रकार लपेटते, उसी प्रकार से जो ये अपेरेंट आर्टिकल जो होती है वो उस पूरी के ऊपर क्या करती है, लपेट के रखती है उस पूरी नेफ्रॉन के चारों तरफ, जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से पूरी क्या करती है, इसको लपेट के रखती है। तो यहाँ पर जो जैसे ये पीसीटी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट हो गया आपकी अपेरेंट आर्टिकल्स की कई सारी ब्रांचेज होती है। तो मैंने यहाँ का जूम आउट किया तो ये जो होगी, अब ये वाला पार्ट होगा, ये तो बाहर वाला पार्ट होगा जो कैपिलरी की साइड है, जिसके अंदर अपने को जो इस प्रोडक्ट जो आए ग्लूकोज वगैरह है, जिसको इसके अंदर डालना है, देन वापस बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होती है अपनी पीसीटी। इस पीसीटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, सेल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपने सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये यहाँ पे पड़े, अब इनको अपने को क्या करना है, इसके अंदर ला के रखना है। अब यहाँ पे क्या ना होता है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि अपने क्या करना है, सेलेक्टिव क्यों बोला है, क्योंकि अपने को इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया भी प्रेजेंट है, यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है, किडनी नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इसको अपनी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। तो इनको तो क्या करना है, यूरिन के थ्रू पास आउट कराना, लेकिन बाकी जो है इनको सेलेक्ट करके, इनमें से सेलेक्ट करके इनको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पीसीटी, इस पीसीटी की जो आउटर लेयर जो होगी वो कुछ स्मूथ बनी होगी, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली जो होगी, इनर मोस्ट जो लेयर होगी ये वाली, इसके अंदर कुछ फोल्डिंग सिस्टम होंगे जो सरफेस एरिया को बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो, उनको बोला जाता है माइक्रोविले। तो ये माइक्रोविले हो गए, ताकि देखो अगर लेयर अगर एकदम स्मूथली होगी, इस प्रकार से होती, तो यहाँ पे इतना रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, लेकिन इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना फोल्डिंग बढ़ाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो। तो यहाँ पे क्या किया, इसको बोला था माइक्रोविले। अब होता क्या है, यहाँ पर इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप या एटीपेज पंप प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एटीपी को यूज करके सोडियम को किसके अंदर ला के रखते हैं, ब्लड के अंदर। तो ये क्या होते हैं, एटीपेज पंप प्रेजेंट होते हैं इसकी स्मूथ लेयर के ऊपर। तो जैसे ही स्मूथ लेयर के अंदर जो एटीपेज पंप है वो एक्टिवेट होंगे, तो एटीपी को यूज करके जो सोडियम का मोलिक्यूल्स है उसको ब्लड वेसल्स के अंदर रखेंगे। कौन रखेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप ने एक्टिव हुए और उन्होंने एटीपी को यूज करके इन्होंने क्या रखा, इस एटीपी को, सोडियम को इसके अंदर रख दिया। जब सोडियम को इसके अंदर रख दिया तो पीसीटी की मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, बल्कि जब इसके अंदर साइटोप्लाज्म में कम हो जाएगी तो यहाँ पर प्रेजेंट जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और को ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होते हैं, वो को ट्रांसपोर्टर बल्कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को साथ में लेके चलना, इसीलिए उसको बोला को ट्रांसपोर्टर। तो को ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ये सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड इन तीनों को यहाँ पे लाके रख देते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर लाके रख देंगे।
तो होता क्या है, जैसे अपने सोडियम ग्लूकोज अमीनो एसिड को यहाँ पे ला के रख दी, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जब सोडियम, अब यहाँ पे सोडियम वगैरह कम है क्योंकि अपने सोडियम साइटोप्लाज्म से इसके अंदर डाल दिया। अब जब ये ग्लूकोज अमीनो एसिड वगैरह या कोड ट्रांसपोर्टिंग के जरिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म बनेगी और यहाँ से वापिस से ये किस में चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये जो सोडियम और ग्लूकोज और अमीनो एसिड इनका जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो सोडियम ग्लूकोज अमीनो एसिड को यहाँ पे रख दिया और यहाँ से वापस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आगे ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब। सेलेक्ट क्यों गया, क्योंकि अपने को सारे प्रोडक्ट को बाहर नहीं डालना था, रीएब्जॉर्प्शन नहीं करवाना था, अपने को कुछ सेलेक्ट किए हुए प्रोडक्ट को ही ब्लड वेसल्स के अंदर डालना था। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म क्या हुई, यहाँ पे एटीपीएस सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट थे। इस सोडियम पोटेशियम पंप ने जैसे ही एक्टिवेट हुए, इन्होंने एक्टिवेट होकर के सोडियम को पकड़ के, एटीपी को यूज करके सोडियम को पकड़ के ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से यहाँ पे जो कोड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन परसेंट थे, इन कोड ट्रांसपोर्टिंग एक्टिवेट हो गए। इन्होंने क्या किया, सोडियम ग्लूकोज और अमीनो एसिड इन तीनों को साथ में लेकर के किसके अंदर रख दिया, साइटोप्लाज्म बल्कि पीसीटी के मेम्ब्रेन में। फिर वहां से ये चले जाएंगे सोडियम ये ब्लड वेसल्स के अंदर, यहाँ से ये एटीपी को यूज करके। तो ये होता है आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, पीसीटी के अंदर। अब पीसीटी के बाद में ये दो मैकेनिज्म, ये कहाँ हुई अपने बोमेन कैप्सूल के अंदर और ये कहाँ हुई, पीसीटी के अंदर। अब ब्लड, अब जो यूरिन जो बाकी, अब यूरिन के अंदर पीछे क्या बचा, यूरिक एसिड बचा, जो वाटर बचा, इसके अलावा ग्लूकोज अमीनो एसिड, इनको वाटर है, यूरिया, यूरिक एसिड है, केराटिन है, यूरिया, कई सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बचे जिनको अब क्या करना है, यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है। अब जब आगे आएंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर वगैरह यूरिन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या पर्सन होती है आपका, हेनले ऑफ लूप। अब यहाँ लूप ऑफ हेनले, अब लूप ऑफ हेनले की दो लेयर, एक तो ये होता है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये होता है असेंडिंग। मतलब जो नीचे आने वाली जो डंडी है वो हो जाएगा आपकी डिसेंडिंग और यहाँ से ऊपर जाने वाली हो जाएगी आपकी असेंडिंग। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है। मतलब कि जो कुछ वाटर ओवर अगर रीअब्जॉर्प्शन करवाना, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर अगर वाटर की कमी है तो ये यहाँ से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो वाटर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये केवल और केवल जो डिसेंडिंग मेम्ब्रेन जो है वो केवल और किसके लिए है, वाटर के लिए ही परमिएबल है। कौन सी मेम्ब्रेन है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो वाटर के लिए परमिएबल है। तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जब यहाँ से चलता चलता जब जाएगा तो यहाँ पे जब अब वाटर जब ज़्यादा बाहर निकल गया, रीअब्जॉर्ब हो गया, तो इसके अंदर क्या होगी, सोडियम की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कि जो यूरिन जो था वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया क्योंकि यहाँ से वाटर को अपने बाहर ले लिया। तो आगे जब जाएगा तो यहाँ से जाता जाता यहाँ पर जो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेगी, इस सोडियम क्लोराइड को बाहर करेगी ताकि वापस से क्या हो, यूरिन क्या हो, वापस से डाइल्यूट हो। क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिया तो कंसनट्रेटेड हो गया, तो सोडियम क्लोराइड को वापस से रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम कौन करेगी, आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होगी, लेकिन ये किसके लिए थी, आपकी वाटर के लिए परमिएबल थी। अब इसको होना पड़ा इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम के लिए परमिएबल क्योंकि यूरिन क्या हो गया, ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया। अब जब आगे जाएगा तो आगे अब ये क्या है आपकी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब यहाँ पे यूरिन प्रेजेंट आ गया, अब यहाँ तक यूरिन आ गया। अब यूरिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ अमाउंट के अंदर यहाँ पर भी अगर वाटर और सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन करवाना है तो यहाँ पर भी सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन एक बात देखो, जहाँ कहीं पर भी आगे जैसे जैसे यूरिन बढ़ रहा है, वाटर और सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ तक भी हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज और अमीनो एसिड और इन प्रोटीन वगैरह का जो था वो यहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड का मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट 100% जो होता है रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी वाले पार्ट में हो जाता है, बाकी का जो है वो आगे की साइड होगा। अब यहाँ पे यूरिन आ गया, अब यूरिन यहाँ पर आता होता है इस कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर आ गया। कलेक्टिंग ट्यूब जो होती है वो कई सारे नेफ्रॉन को, मतलब कई सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के साथ में जुड़ी होती है। देन ये आगे जाकर के अलग अलग रीनल पेल्विस वगैरह मतलब किडनी के अंदर जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुल जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, कलेक्टिंग ट्यूब होगी। अब कलेक्टिंग ट्यूब भी क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट का रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। वो कैसे करवाती है, वो करवाती है एडीएच हार्मोन के थ्रू। अगर अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है
मतलब कि वाटर का अगर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर की कमी है, अगर हाइपोवोलेमिया है और अगर अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वाटर की, तो यहाँ से क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एडीएच हार्मोन आएगा और वो इस कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन किसका, वाटर एंड सोडियम का। कौन करवा रहा है, एडीएच हार्मोन करवा रहा है, जो कहाँ से आया अपने, जो क्या करता है, ये यहाँ पे जो कलेक्टिंग ट्यूब है यहाँ पे इनके पोर का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि पोर होते हैं, जब एडीएच आता है ये पोर ओपन हो जाते हैं, ये जैसे ओपन हो गए तो यहाँ से जो वाटर है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाना है, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन या हाइपर वोलेमिया है, मतलब कि वाटर का अमाउंट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, एडीएच नहीं आएगा हार्मोन, और जब एडीएच हार्मोन नहीं आएगा तो यहाँ से जो पोर है वो वापस से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये पोर यहाँ से वापस बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने वापस से क्या हो जाएंगे, वाटर, देन आगे क्या हो जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार की मैकेनिज्म होती है अपने वाटर के, मतलब कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो अपन ने सारा कुछ क्या पढ़ा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की कितने, अगर इस नेफ्रॉन की ऑल ओवर लेंथ देखा जाए तो 35 से 35 टू 45 मिलीमीटर होती है इस लेंथ, बल्कि इस पूरे लेंथ की जो क्या होती है, पूरी 35 टू 45 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। और होते कितने, 1 to 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियन इन ईच किडनी, ये एक किडनी के अंदर 1 से 2 मिलियन परसेंट होते हैं यहाँ पे नेफ्रॉन। तो इस प्रकार से अपने बॉडी के अंदर इसकी ब्लड की फिल्ट्रेशन रेट चलती है। लेकिन अब आगे क्या होता है कि यहाँ पर जो ये एक और पार्टीशन मैं बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ से जो लाइन ड्रॉ कर रखी, इसका जो ऊपर वाला पार्ट, अब किडनी के भी 2 पार्ट है, किडनी के अंदर क्या होते हैं, एक पार्ट होता है आपका कॉर्टेक्स, एक पार्ट होता है मेडुला। तो ये जो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये रहता है आपके रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, और जो ये नीचे वाला पार्ट जो होता है ये रहता है आपका मेडुला के अंदर। तो मेडुला के अंदर क्या क्या आएगा आपका, एक तो आएगा आपका ये हेनले लूप, ये वाला पार्ट, और कुछ अमाउंट के अंदर ये कलेक्टिंग ट्यूब। तो हेनले लूप और कलेक्टिंग ट्यूब ये तो दोनों आएंगे आपके किसके अंदर, रीनल मेडुला के अंदर, और ऊपर वाले जो पार्ट है वो आएगी रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। तो इस प्रकार से अपन ब्लड की फिल्ट्रेशन रेट होती है। ये जो होता है अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, जो 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, रीनल कैप्सूल एंड रीनल ट्यूबुल्स होते हैं। रीनल कैप्सूल के अंदर बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस होता है, इसके अंदर पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग ट्यूब होती है। स्टार्ट कहाँ से होता है, बोमेन कैप्सूल के अफेरेंट आर्टियोल से। अफेरेंट आर्टियोल वो होती है जो नेफ्रॉन के पास ब्लड को लेके आती है। याद रखने के लिए ए पहले आता है, इसीलिए बोमेन कैप्सूल के ब्लड लेके आएगी। यहाँ पे जो होता है एफेरेंट आर्टियोल ब्लड को लेके जाएगी। ये एफेरेंट आर्टियोल इस नेफ्रॉन के चारों तरफ परसेंट होते हैं, जहाँ से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू। ये होता है अपना अल्ट्राफिलेशन, और जो ये होता है उसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इस प्रकार से अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच, आई होप यू आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।